हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एग्जाम्पलीफाइड। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं और यू आर कीपिंग गुड हेल्थ. सो इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट. सो हमने सब चीजें पढ़ी. वहां पे एक जो टॉपिक छूट गया था विद रिस्पेक्ट टू दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स, दैट वाज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. ठीक है, सो एक बार इसको पढ़ लेते हैं. सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, इसका रीजन क्या है, इसका रैशनल है दैट देयर आर सम सर्कमस्टांसेस जहां पे इमरजेंसी लेजिस्लेशन या अर्जेंट मैटर्स आ गए जिसके लिए आपको इमरजेंसी लॉ बनाना है. बट उस टाइम पे अगर पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, यानी कि दोनों में से एक हाउस या दोनों हाउस अगर सेशन में नहीं है, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ठीक है, इसीलिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को दी गई, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई और गवर्नर ऑफ स्टेट को दी गई, ताकि वो अनफोर्सिबल सर्कमस्टांसेस और अर्जेंट मैटर्स के लिए लेजिस्लेशन बना सके. तो प्रेसिडेंट की जो पावर है दैट इज अंडर आर्टिकल 123 और गवर्नर की जो पावर है दैट इज अंडर आर्टिकल 213. ठीक है, सो अब जरा आप इनको देखते हैं कि क्या क्या पावर्स है इनके पास. फर्स्टली, पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट. रिसेस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. ठीक है, और इसके लिए और लॉज जो हैं दे विल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. यानी कि पार्लियामेंट जो लॉज बनाता है उन्हीं लॉज का स्टेटस होगा, सेम फोर्स होगी और सेम इफेक्ट होगा जो ऑर्डिनेंस बनाई जाएगी उसका भी. ठीक है, और दीज आर लाइक टेम्पररी लॉज. मतलब कि अगर सपोज हम बाद में पढ़ेंगे कि ऑर्डिनेंस अगर पार्लियामेंट पास ना करे एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो वो इट सीजेस टू होल्ड ट्रू. ठीक है, इट सीजेस टू होल्ड इफेक्ट, यानी कि टेम्पररी है नेचर अनलेस इट इज पास बाय पार्लियामेंट. तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं बिफोर प्रोमलगेटिंग एन ऑर्डिनेंस. सो एक ऑर्डिनेंस जो है दैट कैन बी प्रोमलगेटिंग ओनली व्हेन बोथ हाउसेस या वन ऑफ द टू हाउसेस इज नॉट इन सेशन. आपको एक लॉ पास करने के लिए आपको दोनों हाउसेस की एसेंट चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, दोनों हाउसेस का रोल है उसमें. सो अगर एक भी हाउस सेशन में नहीं होगा देन योर लॉ मेकिंग पावर वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड. यानी कि इट इज नॉट अ पैरेलल पावर. ये इंपॉर्टेंट चीज है. और प्रेसिडेंट जो है ही नीड्स टू बी सेटिस्फाइड कि नेसेसरी सर्कमस्टांसेस हैं ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने के लिए. ठीक है, अब ये सेटिस्फैक्शन क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि अगर सपोज प्रेसिडेंट promulgates an ordinance based on his whims and fancies, so जो ड्यू प्रोसेस है ऑफ लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर का काम है दैट वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड और एग्जीक्यूटिव ओवररीच कहा जाएगा इसे. यानी कि एग्जीक्यूटिव अपने हदें क्रॉस कर रहा है. जो सेपरेशन ऑफ पावर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की जाती है दैट वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अब यही चीज कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन है वो क्वेश्चन की जा सकती है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द बेस दैट इट इज मेलाफाइड, यानी कि इंटेंशन सही नहीं थी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और इसी कॉन्टेक्स्ट में दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है. 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कहा ये जो प्रेसिडेंट की जो पावर है टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इट इज नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इसको कैंसिल कर दिया गया. सो आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, बट ठीक है पढ़ लेते हैं. और दो और कंडीशंस हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर इज को एक्सटेंसिव विद पार्लियामेंट्स लॉ मेकिंग पावर एक्सेप्ट ड्यूरेशन. मतलब कि जिन जिन इश्यूज पे, जिन जिन सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट बना सकता है लॉ, वहां पे या स्टेट लेजिस्लेटर बना सकता है, वहां पे प्रेसिडेंट या गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस है वो भी प्रोमलगेट की जा सकती है. एंड सेकेंडली इट इज सब्जेक्ट टू सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस. यानी कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, सपोज यू कैन नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है अंडर आर्टिकल 32, सेम वुड अपहोल्ड फॉर ऑर्डिनेंस आल्सो एज इट होल्ड्स फॉर नॉर्मल लॉज बाय लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट. ठीक है, और नेक्स्ट, हर एक ऑर्डिनेंस जो है इट मस्ट बी लेड बिफोर द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल्स. क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट अ पैरेलल पावर. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कोई भी लॉ होगा उसको लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी के थ्रू जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. तो अगर ये अप्रूव हो जाती है ऑर्डिनेंस तो वो एक्ट बन जाएगी.
अगर डिसअप्रूव रहती है तो वो नहीं एग्जिस्ट करेगी उसके बाद में, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता सपोज या प्लेस नहीं की जाती, तो इट विल सीज टू ऑपरेट ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स सिंस रीअसेंबली। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। अब मैक्सिमम लाइफ जो एक ऑर्डिनेंस की होगी, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के दो जो सेशंस हैं, उसके बीच में मैक्सिमम क्या हो सकता है 6 मंथ्स का। और उसके बाद में 6 वीक्स के बाद में, सेशन स्टार्ट होने के बाद में प्रोमलगेट जो ऑर्डिनेंस जो है दैट विल सीज टू ऑपरेट, यानी कि मैक्सिमम पीरियड क्या हो गया 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। कई बार ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफरेंस है। सपोज और एक और पावर होती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास में कि दे कैन पास एन ऑर्डिनेंस रेजोल्यूशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, और अगर सपोज पार्लियामेंट करेगा तो दोनों हाउसेस का कंसेंट चाहिए होगा। ठीक है, यानी कि पास करना पड़ेगा थ्रू सिंपल मेजोरिटी। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने किया होगा या यानी कि गवर्नर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर रहा होगा, तो रेजोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पास करना है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को सिर्फ एग्री करना है। ये एक डिफरेंस है प्रोसीजर में। ओके, सो अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं कि अगर एक ऑर्डिनेंस जो है इट इज अलाउड टू लैप्स विदाउट प्लेसिंग इट बिफोर पार्लियामेंट, तो उस लैप्स होने तक जो भी एक्ट्स उस ऑर्डिनेंस के अंडर किए होंगे दे वुड बी फुली वैलिड एंड इफेक्टिव। ठीक है, बड़ा इजी पॉइंट है, बहुत क्लियर पॉइंट है। और प्रेसिडेंट जो है सिमिलरली गवर्नर टू, दे कैन विड्रॉ इट एट एनी टाइम। और ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर की, इट इज नॉट डिस्क्रिशनरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन चाहिए आपको। ओके फ्रेंड्स, और ऑर्डिनेंस के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इट कैन बी रिट्रोस्पेक्टिव, जैसे कि लॉज भी रिट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि आज जो लॉ बनाया है दैट कैन बी इफेक्टिव इन द पास्ट आल्सो, स्पेशली इन केस ऑफ सिविल केसेस। ठीक है, जहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज ना हुई हो, सिविल केसेस फॉर एग्जांपल टैक्स के रिलेटेड कोई लॉ है, दैट कैन बी रिट्रोस्पेक्टिव एज वेल। ओके, और इट कैन मॉडिफाई और रिपील पार्लियामेंट्री लॉज और एनी अदर ऑर्डिनेंस इंक्लूडिंग टैक्स लॉज। सिंपल सी चीज है, अगर पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू एक लॉ को रिपील कर सकती है अपने ही बनाए हुए, सो ऑर्डिनेंस जो कि एक लॉ ही है, दैट कैन आल्सो डू दैट। ठीक है, और रूल्स ऑफ लोकसभा के अकॉर्डिंगली जब एक बिल सीकिंग टू रिप्लेस ऑर्डिनेंस पेश किया जाता है, यानी कि जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है, तो वहां पे अगर बिल प्लेस किया जाता है सीकिंग टू रिप्लेस ऑर्डिनेंस, ठीक है, तो वहां पे एक स्टेटमेंट भी साथ में देना पड़ता है एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस दैट नेसेसिटेटेड द प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि रूल्स ऑफ लोकसभा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। ये छोटी छोटी चीजों पे काफी बार आपको ट्रिक कर सकते हैं। हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, वहां पे पर्पस यही है, तो आपको रिवाइज करवाना है, और टॉपिक में जो नुआंस है, जो ट्रिकी पोर्शन है, जहां पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, उसको डिस्कस करना, ताकि अगर कोई बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस आए, यू विल बी एबल टू आंसर दैट आल्सो। ठीक है, एक और जो चीज जो गवर्नर के लिए डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेंस, इज दैट गवर्नर कैन नॉट मेक ऑर्डिनेंस विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रेसिडेंट इन 3 केसेस। 3 केसेस है जहां पे गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रेसिडेंट। फर्स्ट इज, अगर जो बिल है दैट रिक्वायर्ड प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि बिल को प्लेस करने से पहले ही प्रेसिडेंट की सपोज रिकमेंडेशन चाहिए थी या उसका एग्रीमेंट चाहिए था। सेकेंडली, इफ ही वुड हैव सेंट द बिल फॉर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर वो बिल को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया था, तो उस बिल को वो प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए या रिकमेंडेशन के लिए भेजते कि आप कुछ रिकमेंड कीजिए चीजें। ठीक है, और अगर सेम एक्ट अगर लेजिस्लेटर का होता, तो वो इनवैलिड होता विदाउट रिसीविंग प्रेसिडेंट असेंट। ठीक है, यानी कि गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, इट इज नॉट सेम एज प्रेसिडेंट। कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, इट इज सिमिलर बट नॉट सेम। सो एक और इंपॉर्टेंट डीसी वाधवा केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्सेसिव रिप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस विद द सेम टेक्स्ट विदाउट अटेम्प्ट टू गेट बिल्स पास बाय असेंबली इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर एक बिल में छोटी एक ऑर्डिनेंस जो है वो बार बार रिप्रोमलगेट की जा रही है विद माइन्यूट चेंजेस, टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज कर दिया, और कोशिश ही नहीं की जा रही कि उसको लेजिस्लेचर या फिर असेंबली या फिर पार्लियामेंट के सामने प्लेस किया जाए फॉर पासिंग द बिल फॉर स्क्रूटिनी, then that would lead to violation of constitution and ordinance can be struck down.
ये बेसिकली बिहार के कॉन्टेक्स्ट में था, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनेंस वर पास बिटवीन अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो जो लेजिस्लेचर है उसको बाईपास करने की काफी कोशिश की गई। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ऑर्डिनेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक है, कंपैरिजन बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सो एज यू नो, इंडिया ने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया था, और कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है विच इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, और इट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेस्टमिंस्टर इसलिए क्योंकि इस मॉडल जो सबसे ये मॉडल जो सबसे पहले कहीं अडॉप्ट किया गया था, दैट वाज इन ब्रिटेन। और वेस्टमिंस्टर एबी जो है, यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट एस्टैब्लिश की गई है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और की फीचर इसका ये है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटर। ठीक है, जैसे सपोज नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर बात होती है, तो वहां पे क्या है कि अगर पार्लियामेंट पास कर दे कि दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, दैट इज द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सो गवर्नमेंट कैन बी डिसॉल्व्ड। इसीलिए इट इज सेड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दो तरह के, पहला अबाउट पार्लियामेंट्री सिस्टम ओनली, और दूसरा कंपैरिजन बिटवीन, दूसरा अबाउट प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने पहले भी बात की है कि वो है जहाँ पे प्रेसिडेंट is both head of state and head of government। ठीक है, और देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह। तो हम वो डिफरेंसेस देखते हैं। फर्स्टली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, अभी डिस्कस किया हमने। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, और रादर द पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका सेनेट का पार्ट नहीं है वो, ना ही कांग्रेस का पार्ट है। जबकि इंडिया या ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कम्स फ्रॉम द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द कैबिनेट एज अ होल इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जबकि वेस्ट में क्या है, सॉरी, जबकि यूएस में क्या है कि पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ मोशन कि वो प्रेसिडेंट को हटा दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। इम्पीचमेंट हो सकती है, बट नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा कुछ वहां पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, देन देयर इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मैंने बताया रिस्पॉन्सिबल क्यों है, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है प्रेसिडेंशियल टाइम में। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। द प्रेसिडेंट डज नॉट कम फ्रॉम द एनी ऑफ द कांग्रेस और द सेनेट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इंडिया में है, ब्रिटेन में है, और दूसरी तरफ कहाँ पे, यूएस में है, रशिया में है, श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं। सो देयर इज ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो अलग है और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग है। हेड ऑफ स्टेट इंडिया में कौन है, दैट इज प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा, पीएम। ठीक है, देयर इज सिंगल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एक्ट्स एज बोथ हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट। मेजॉरिटी पार्टी रूल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और आपका जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज डिसाइडेड फ्रॉम द पार्लियामेंट ओनली। तो जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी, अंडर आर्टिकल 75, सॉरी अंडर आर्टिकल 74 ये स्टेट किया गया है कि प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट पार्लियामेंट, और कन्वेंशंस कहती हैं मेजॉरिटी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर आएगा। और यहाँ पे प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटर्स इलेक्टेड सेपरेटली फ्रॉम फॉर अ फिक्स टर्म, यानी कि अलग अलग है, प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर से नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही अंडर आर्टिकल 75 देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकसभा टू द ऑफ द कैबिनेट टू द लोकसभा, जबकि देयर इज नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एग्जीक्यूटिव इन यूएस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू देयर सेनेट और कांग्रेस। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी रूल्स, सो ऑल द मेंबर्स वुड बी फ्रॉम द सेम पार्टी। या कोalition होगी तो दे विल हैव होमोजेनिटी इन टर्म्स ऑफ देयर गोल्स एंड एम्बिशंस। जो एस्पिरेशंस होंगी पार्टीज की वो सिमिलर ही होंगी। जबकि पॉलिटिकल होमोजेनिटी यहाँ पे जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज फर्स्टली नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। नेक्स्ट इज डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप से ये मतलब है कि मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे मिनिस्टर इज ओनली पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, जबकि यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट डोमिनेट्स। डिसोल्यूशन ऑफ लोक, अगर सपोज नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो लोकसभा माइट बी डिसॉल्व्ड।
ठीक है, और यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है लोकसभा का डिसॉल्व होने का, ठीक है। और नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ पावर्स, यानी कि काफी सारी जो पावर्स हैं दे आर, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर में रोल है, लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव के केस में भी रोल है, जुडिशरी दोनों को कंट्रोल कर सकती है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, वाटर टाइट सेपरेशन है, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट कंट्रोल लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटर कैन नॉट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब मेरिट्स और डिमेरिट्स आई थिंक आपको कुछ समझ आ जाने चाहिए और खुद ही पढ़िएगा, पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल गो थ्रू देम, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो आता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन मॉडल एंड ब्रिटिश मॉडल, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल डिफरेंस हमने पढ़ ही लिए हैं, जैसे कि इंडिया में रिपब्लिकन सिस्टम है और ब्रिटेन में मोनार्किकल सिस्टम है। रिपब्लिकन मोनार्किकल मैंने पहले आपको बता दिया है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो है दैट इज शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट का मतलब ये है कि जो ब्रिटेन में ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन के मेंबर्स होल्ड सिमिलर पोर्टफोलियोज एज द पार्टी इन पावर। फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्टर अगर यहाँ पे है तो वहां पे भी एक एक्सपर्ट होगा ऑपोजिशन में, हु वुड बी एन एक्सपर्ट ऑन डिफेंस। यहाँ पे फाइनेंस है, वहां पे फाइनेंस के लिए वुड बी पर्टिकुलर पार्लियामेंटेरियन। और उसी तरह से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होता है कि ऑपोजिशन में देयर आर पीपल हु नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन विद अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर सपोज गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है, यू नीड अ न्यू पार्टी, सो देयर इज एन ऑटोमेटिक कैबिनेट रेडी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इंडिया में देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और आपने बताया कि वहां पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जिसके कारण पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, ठीक है। देयर इज अ मिक्स ऑफ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। जबकि देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट इज सॉवरेन। और यहाँ पे इंडिया में पीएम जो है वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह यार एक्स पीएम वाज फ्रॉम राज्यसभा एंड नरेंद्र मोदी आर प्रेजेंट पीएम इज फ्रॉम लोकसभा। व्हाइल इन द केस ऑफ ब्रिटिश, पीएम हैज टू बी फ्रॉम लोअर हाउस, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और यहाँ पे देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, जिसका मतलब है कि मिनिस्टर अगर कोई एक्ट करते हैं दे डोंट अंडरसाइन, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई मिनिस्टर्स का एक्ट जो है इट गोज रॉन्ग, तो यू कैन नॉट लीगली होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल कि आपने इसको ऑथराइज किया है। जबकि दिस सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो ब्रिटिश मॉडल वर्सेस इंडियन मॉडल और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कुछ। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है, जो है डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश मॉडल वर्सेस आर मॉडल। यहाँ पे लिखा गया एज रिगार्ड्स टू लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन, बट इन इंडिया द पावर of parliament to legislate is limited. Yes, in India matters अब limit कैसे हो रही है? For example, firstly let's say there is doctrine of basic structure जो limit कर रहा है, you cannot violate fundamental rights, then state laws पे you cannot legislate fully. So इस तरह के कुछ arguments हैं. In India, matters related to the constitutionality of amendment of an act, the parliament are referred to the constitutional bench by the Supreme Court. This is correct. हम आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन सा है जहां पे मोर देन 5 जजेस आर अपॉइंटेड। द आंसर इज सी। सिमिलरली क्वेश्चन 1 आप खुद पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो। सो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, यानी कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सिर्फ कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नहीं, डी फैक्टो ही इज द एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ही इज कॉल्ड डी ज्योर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा, दे माइट आस्क यू कि प्राइम प्रेसिडेंट इज द डी ज्योर एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, ऐसे क्वेश्चंस दे कैन ट्रिक यू। ही इज हेड ऑफ गवर्नमेंट और मे बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, हमने पढ़ लिया। जल्दी जल्दी से करते हैं, मोस्टली चीजें हमने पढ़ी हुई है। सो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। आर्टिकल 75 सेज द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस बन गई हैं। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट मतलब कि यहाँ पे as such you can say कि pleasure of president principle involved है, but convention says he has to appoint leader of majority party, यानी कि जिस पार्टी पे मेजोरिटी है उसका लीडर बनाना है। बट अगर इन केस ऑफ हंग पार्लियामेंट जहाँ पे कोई भी मेजोरिटी नहीं है, तो he has to use his personal discretion जब नो पार्टी इज इन मेजोरिटी। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। प्रेसिडेंट में फर्स्ट अपॉइंट अ पर्सन एज प्राइम मिनिस्टर एंड देन आस्क फॉर मेजोरिटी। सपोज हंग पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट एक इंडिविजुअल को प्राइम मिनिस्टर
लगा तो सकते हैं, ही कैन अपॉइंट समवन एज प्राइम मिनिस्टर, बट ही मस्ट आस्क हिम कि भाई ठीक है, आप इतने पीरियड में अपनी मेजोरिटी प्रूव कीजिए, यानी कि कोalition गवर्नमेंट में आ जाइए या किसी और तरह से अपनी मेजोरिटी प्रूव कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक इंसान जो है, ही नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू बी इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, बट 6 महीने में ही मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगेन नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। थी ये डिफरेंस जो ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट के जो टॉपिक्स हैं, यहाँ पे ये आपको पढ़ना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई और सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल रूल्स ऑफ लोकसभा है, देन सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है, सपोज कोई क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे वो कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस टू बी इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बट दिस स्टेटमेंट लगता है कि हाँ सही है, बट दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये, ठीक है। सो दिस इज वेरी क्लियर। अब ओथ देख लेते हैं। ओथ दो तरह की लेंगे, एक ओथ ऑफ ऑफिस, दूसरी ओथ ऑफ सीक्रेसी। इससे पहले दो हमने 3 इंस्टीट्यूशन जो पढ़े, गवर्नर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, दे यूज्ड टू टेक ओथ ऑफ ऑफिस ओनली। ओथ ऑफ ऑफिस में बेसिकली इंक्लूड्स की विल अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर ड्यूटीफुली, 3-4 ऐसे पॉइंट्स एक बार पढ़ लीजिए। आई डोंट थिंक एनीवन विल एवर आस्क। ओथ ऑफ सीक्रेसी ये है कि दे वोंट डाइवर्ज एनी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उनके पास आ रही है वो किसी को बताएंगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और सम प्रोसीजर, ठीक है। सो ये चीज पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए ओथ ऑफ सीक्रेसी चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सब के लिए चाहिए, ठीक है। टर्म प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से ये मतलब नहीं है कि वो जब चाहेंगे निकाल सकते हैं उनको, बट वो तब तक नहीं निकाल सकते जब तक पीएम एंजॉयज मेजोरिटी इन लोकसभा, ठीक है। यानी कि जब तक लोकसभा से सपोज नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता, तब तक ही विल एंजॉय द मेजोरिटी, एंड तब तक उनको नहीं निकाल सकते। ओके, सो अब इसी तरह से हम सीएम को भी देख लेते हैं। ही इज अ डिफेक्टिव एग्जीक्यूटिव जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। ओथ ये भी दो ऑफिस फॉर सीक्रेसी की ले रहे हैं। अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 164 शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, सेम चीज है। गवर्नर भी लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी कर सकते हैं अगर हंग पार्लियामेंट हो, कोई मेजोरिटी नहीं आ रही हो, उनको भी एक पीरियड के बाद में मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। नॉन एमएलए को भी लगा सकते हैं एज अ सीएम, बट 6 महीने के अंदर ही हैव टू बिकम एन एमएलए। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी ही कैन कम। ओके, और इनको वही जो मैंने आपको पहले बताया कि मेजोरिटी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अगर नहीं भी है तो विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम he can prove majority, ठीक है। तो टर्म जस्ट लाइक इन केस ऑफ पीएम, प्रेशर ऑफ गवर्नर, इसका मतलब डिस्कशन नहीं है। जब तक उनको लेजिस्लेचर का सपोर्ट रहेगा, मेजोरिटी रहेगी, तब तक ही कैन नॉट बी रिमूव्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर्स एंड फंक्शंस। बोथ पीएम एंड सीएम काफी सिमिलर फंक्शंस हैं और काफी सिमिलर पावर्स हैं, तो हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, साथ साथ में ही कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए चलेंगे ताकि जल्दी ये टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है। सो पहले देखते हैं पावर्स विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स रिकमेंड करता है प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी कि कौन सा एमएलए या एमपी इंडिविजुअल मिनिस्टर बनेगा, ही रिकमेंड्स इट टू प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स हिम, ठीक है। देन एलोकेट्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल finance ministry, defense ministry, home ministry, all these are allocated by prime minister or cm only, ठीक है। और he can also ask a minister to resign or advise president to dismiss him, ठीक है। quite simple, and his resignation is his, अगर वो रिजाइन कर दे, सीएम या पीएम रिजाइन कर दे, तो दैट अमाउंट्स टू, दैट लीड्स टू कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। बिकॉज ही इज द सॉर्ट ऑफ हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो अगर वो रिजाइन कर देगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट या गवर्नर, he is the principal channel of communication about the various acts of the government, various actions of the government, what government is planning, and also जो president या governor जो भी government को recommendation देते हैं about different acts, report वगैरह उनसे जो मंगवाते हैं,
वो all this communication goes through prime minister or CM in case of president and governor respectively. ठीक है. और he also advises president या governor in regarding appointment of important officials like CAG or chief election commissioner in case of central government, और state election commissioner या state PCS का जो chairman है in case of state government. Okay, so now next set is in relation to parliament. Parliament के respect में क्या क्या functions हैं हम दोनों के. So ये advises president या governor regarding summoning and proroguing session of parliament, यानी कि session start करना और prorogue session को खत्म करना, उसके regarding advice करते हैं president या governor को. Dissolution of Lok Sabha, for example, he feels कि लोक सभा अब जो है it's not representing the parliament, it's not representing the majority, it's not representing the will of the people, so he can recommend to the president कि it should be dissolved. ठीक है, अगर suppose no confidence motion pass हो जाए तो he can recommend to the president. Announces government policy on the floor of the house. Obviously he's leader of the house, leader of the government in the house, and so जो भी government की policy होगी he will put that on the floor of the house. So उसके अलावा यहाँ पे कुछ differentiating factor हैं. For example, this is regarding PM. PM, he is the chairman of Niti Aayog, National Zonal Council, National Water Resource Council, Interstate Council, etc. काफी सारी bodies हैं, एक बार list से आप पढ़ लीजिएगा. Leader of party in power, chief spokesperson of government, quite obvious. Foreign policy making में he has a important role. For example, present PM is quite active in terms of foreign policy making. ठीक है, he's political head of services, अलग अलग जो services हैं उनका he is the political head. और CM जो है powers इसी तरह की है, but difference है कि he is vice chairman of concerned zonal council. अब zonal council भी 4-5 तरह के वहाँ के पढ़ेंगे, और rotation wise CM change होते रहते हैं वहाँ पे as vice chairman. Chairman of state planning board, crisis manager in chief at political level, quite obvious. Member of interstate council and governor and member of governing council of नीति आयोग. ठीक है, so ये हमने broadly देख लिया. There is a very rare chance कि यहाँ पे कोई question आपको पूछेगा तो दोनों के लिए चीजें same ही है. You'll be able to easily answer this question. So next is about council of ministers. Now council of ministers again is a topic जहाँ पे बहुत similarity है between state and union में. ठीक है, उसी तरह से हम पढ़ेंगे. So council of ministers along with PM या फिर CM in case of state legislator forms the real executive. ठीक है, ये चीज एक important point है. Then Article 74 says that there shall be a council of ministers with prime minister at the head to aid and advise the president. ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है regarding powers of the president, और ये constitutional sort of obligation है to have a council of ministers. ठीक है, और advice tendered by ministers to the president shall not be inquired, ये भी हमने पढ़ा है. ठीक है, और सिमिलरली अगर आप गवर्नर के लिए देखेंगे तो आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंगली स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना ही चाहिए टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, एक्सेप्ट जहां पे गवर्नर की डिस्क्रिप्शन है. अब हमने ये भी पढ़ा कि गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं दे आर वाइडर देन द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. सो जहां पे डिस्क्रिप्शन होगी वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई रोल नहीं होगा. और ये भी पढ़ा कि डिसाइड करना कि क्या चीज डिस्क्रिप्शन है या नहीं है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ गवर्नर. वो गवर्नर की डिस्क्रिप्शन है, वो भी डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, सो ये सेम चीजें हैं. और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के लिए ये कहा कि आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट cease to exist. ठीक है, और ये स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी ट्रू है. ओके, ओथ दोनों के लिए फॉर बोथ सीओ स्टेट एंड सेंटर, ओथ ऑफ सीक्रेसी और ओथ ऑफ ऑफिस हमने दोनों चीजें डिस्कस की हैं. सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव डिसाइड करते हैं. ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया है. देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इसका मतलब क्या है कि एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन जब कैबिनेट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ले लिया तो उसके बाद दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स एंड दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल. सपोज समथिंग गोज रॉन्ग तो दे विल टुगेदर ईदर गो डाउन, या तो साथ में उनको रिजाइन करना पड़ेगा या साथ में दे वुड टेक अप्लॉज फॉर दैट. ठीक है, यानी कि दे स्विम एंड सिंक टुगेदर. सिमिलरली अगर सपोज नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो हर एक मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पीएम रिजाइन करेगा, सिर्फ कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर रिजाइन करेगा.
और इसका ये भी मतलब है कि कैबिनेट डिसीजन जो है दे बाइंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। और अगर कोई इसके अगेंस्ट जाता है देन ही हैज टू रिजाइन, अदरवाइज पीएम वुड रिकमेंड टू प्रेसिडेंट या सीएम वुड रिकमेंड टू द गवर्नर, हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहे हैं मिनिस्टर, he has to be resign, he has to resign or he has to be forced out, ठीक है। council of ministers can advise president to dissolve lok sabha, similar for state legislative assembly, and governor को वहां पे recommend करेगा, but ये जो एडवाइस है this is not mandatory or obligatory on the president or governor। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर्स की, यानी कि मिनिस्टर्स कोई एक्ट कर रहे हैं, क्यों जो मिनिस्टर्स की जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज टू प्रेसिडेंट, क्यों, बिकॉज दे वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर इंडिविजुअली कुछ गलती करते हैं, कोई सिचुएशन राइज होता है, प्रेसिडेंट वुड बी द वन हु वुड डिसमिस देम, ठीक है, यानी कि दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। और देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स लाइक इन ब्रिटेन, हमने ये पढ़ा, डिस्कस किया। तो आर्टिकल 75 जो है that has provisions regarding appointment and working of ministers and working of council of ministers। PM जो है वो appoint किया जाता है by president, और बाकी ministers are also appointed by president on the advice of PM, और similarly for state legislative governor with CM, ठीक है। मैं ये चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ because these are quite obvious। और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो थे दिस वर सेट टू बी कि वो 15% ऑफ लोकसभा की स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, या फिर 15% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं हो सकते। एक्सेप्शन है इसकी, जो हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कुछ स्टेट्स में ये लागू नहीं होता, कुछ फॉर एग्जांपल दिल्ली में इसकी एक्सेप्शन है। देन डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अगर कोई एमपी या एमएलए डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो रहा है देन ही कांट बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, ऑब्वियस पॉइंट है। the ministers hold office on the pleasure of president, यानी कि individual responsibility है towards president, and similarly towards governor in case of state legislature। A minister who is not an MP for a period of more than 6 months ceases to be an MP या MLA, दोनों के लिए सेम है। Salaries and allowances of ministers are determined by parliament or state legislative assembly। सिंपल सी चीजें हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको एक बार समझ जाएंगे, कुछ फैक्ट्स याद रख लेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम स्पेसिफाई नहीं की गई है और मैक्सिमम की गई है कि इट कांट बी मोर देन 50% ऑफ द लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर की गई है। ऐसे फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये बस यही इंपॉर्टेंट चीज थी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज। और इसके बाद एक कैबिनेट जो टर्म हम बार बार सुनने में मिलते हैं कि ही इज अ कैबिनेट मिनिस्टर, सो ये टर्म इट्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 352, यानी कि नेशनल इमरजेंसी का क्लॉज जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें ये मेंशन किया गया है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि टर्म कैबिनेट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्मॉलर बॉडी है, इंटैक्ट बॉडी है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो 10-15 होते हैं किसी भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, वो इसके पार्ट होते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर है दे आर मेजरली एक्सरसाइज बाय देम, ठीक है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सॉर्ट ऑफ हायरार्की में थोड़ा उनसे ऊपर आते हैं, और दे डायरेक्ट देम टू डू सर्टेन एक्शंस, क्या काम करना है, कैसे करना है। enforce collective responsibility of council of ministers to Lok Sabha, यानी कि they ensure that council of ministers don't go against the wishes of Lok Sabha, वहां पे उनकी मेजोरिटी रहे, ठीक है। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि उनकी सैलरीज, अलाउंसेस, ये सब चीजें सेम है एज कम्पेयर टू एनी अदर मिनिस्टर। ओके, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद जुडिशरी। हमने पहले ही जुडिशरी में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, देन ट्राइब्यूनल्स एटसेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट विद सुप्रीम कोर्ट। हमने पहले ही पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। So Article 32 के अंडर Supreme Court is supposed to defend the fundamental rights of all the citizens of India. And Indian judicial system is an integrated judicial system. इसका मतलब क्या है कि from the courts at the top have authority over all courts of India. यानी कि Supreme Court has authority over all courts of India. For example, writ jurisdiction के अंडर Supreme Court can direct all other courts to for do their job, ठीक है, और take away cases from them for itself, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिक्री देता है, कोई भी लॉ बनाता है, कोई भी ऑर्डर पास करता है, दैट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कोर्ट ऑफ इंडिया,
दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल, सपोज सेंट्रल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी सुप्रीम कोर्ट के एक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट केसेस हियर कर सकता है, स्टेट लॉज पे भी सुप्रीम कोर्ट केसेस हियर कर सकता है। फ्रॉम ग्राम पंचायत टू द हाई कोर्ट्स ऑल कम अंडर द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल यूएस में जो है दिस डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, यानी कि फेडरल लॉज के लिए फेडरल कोर्ट है और जो स्टेट लॉज हैं उनके लिए स्टेट कोर्ट्स होंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। उससे पहले देयर वाज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर बनाया गया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और इंपॉर्टेंट चीज, ये सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है, जो पावर्स हैं, दे आर मच ब्रॉडर देन फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ व्हाई इज दैट सो? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को भी रिप्लेस किया था। प्रिवी काउंसिल क्या था? प्रिवी काउंसिल बेसिकली वाज अ जुडिशियल बॉडी जो ब्रिटेन में सेटअप की गई थी, जहां पे ऑल ओवर ब्रिटिश कॉलोनीज जो भी थी, फॉर एग्जांपल कॉलोनीज इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, जहां पे भी कॉलोनीज थी, वहां पे जो अपील्स थी अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स इन दोज पर्टिकुलर रीजन्स या सुप्रीम कोर्ट इन दोज पर्टिकुलर रीजन्स, वो हियर की जाती थी। ठीक है, तो जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, वैसे ही वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो थी वो ब्रिटिश प्रिवी की काउंसिल से लेके सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, बट ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। ये फैक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो पहले कोर्ट था उससे ज्यादा बड़ी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं। ठीक है, नाउ कंपोजिशन जो है, प्रेजेंटली देयर आर 34 जजेस, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस 33 जजेस हैं। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस प्लस 7 अदर जजेस। लेट्स सी द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। अपॉइंटमेंट की किससे जाती है? बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, और अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी, जैसे उनको लगता है वैसे करना चाहिए। जबकि while other judges are being appointed, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एज मेनी अदर जजेस एज प्रेसिडेंट लाइन। अब ये जो कंसल्टेशन वर्ड है ना, इस पे कंट्रोवर्सी काफी स्टार्टिंग से रही, और इसमें 3 केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के वो इंपॉर्टेंट थे। जहां पे फर्स्ट जजेस केस जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि कॉन्करेंस है, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अदर जजेस कहेंगे वही मानना पड़ेगा, तो या फिर सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, कंसल्टेशन का मतलब कि उनसे कंसल्ट करना है, बट प्रेसिडेंट के ऊपर डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत है इसके रिगार्डिंग। और सेकंड जजेस का केस था, वहां पे कहा कि कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्करेंस, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस जो हैं वो जो कहेंगे वही रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, बिकॉज प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन देयर एडवाइस। ठीक है, और थर्ड जजेस केस में यहाँ पे सामने आया कि कंसल्टेशन जो है वो इज इक्वल टू कॉन्करेंस है, और कंसल्टेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और यही बना जो विच इज टुडे नोन एज कलीजियम सिस्टम। ठीक है, कलीजियम सिस्टम जो है वो यही चीज को आज कलीजियम सिस्टम कहते हैं। और एक जो मोस्टली सीनियर मोस्ट जजेस बिकम सीजीआई, जो सीनियर मोस्ट प्रेसिडेंट में जजेस होते हैं मोस्टली वही सीजीआई बनते हैं। बीच बीच में कुछ चेंजेस हुए थे, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इमरजेंसी काफी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं किया गया था, तो उसके बाद में काफी देयर वाज ह्यू एंड क्राई। बट अभी का जो सिनेरियो है वहां पे मोस्टली जो सीनियर मोस्ट जज होता है ही इज प्लेस्ड एज द सुप्रीम एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 में जो बात हुई कि कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके कुछ एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, सपोज लॉ मिनिस्टर या कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट, इनको भी इंक्लूड किया जाए इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। क्यों? सो दैट चेक्स एंड बैलेंसेस कैन बी मेंटेन्ड। बट दिस वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट, जिसको फोर्थ जजेस केस भी कहा जाता है। ठीक है, और ग्राउंड क्या था कि इट अफेक्ट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट के अकॉर्डिंग इट इज बेसिक, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट था,
एनजीएसी कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग बना, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज को? ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्वाइट ऑब्वियस। जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, यानी कि किसी हाई कोर्ट में उन्होंने किसी एक या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में 5 साल के लिए उन्होंने जज एज जज काम किया होना चाहिए। एडवोकेट एट हाई कोर्ट फॉर 10 years, अगेन एक या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ज्यूरिस्ट का यहाँ पे मतलब होता है, ज्यूरिस्ट का मतलब है लीगल एक्सपर्ट, यानी समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन लॉ। फॉर एग्जांपल बी आर अम्बेडकर कैन बी कॉल्ड अ ज्यूरिस्ट, या फॉर एग्जांपल राम जेठमलानी हमारे प्रेजेंट टाइम का, ही कैन बी कॉल्ड अ ज्यूरिस्ट, ठीक है। सो ये सब क्राइटेरिया रखे हुए हैं, और ये ज्यूरिस्ट का जो इट शुड बी इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ओथ प्रेसिडेंट या फिर कोई और इंसान जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया होगा, ठीक है, ओथ ऑफ ऑफिस। टेन्योर फिक्स नहीं किया गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नो एज हैज बीन फिक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एज कोई फिक्स नहीं की गई है कि इतने साल के होंगे तभी आप जज बन पाएंगे, मिनिमम एज कोई नहीं है, ओके। सो और मैक्सिमम एज क्या है? 65 years। टेन्योर फिक्स नहीं है, मैक्सिमम एज 65 years है। ही कैन रिजाइन टू प्रेसिडेंट by writing to president or submitting his resignation to president, और रिमूव किया जा सकता है by order of president। बट ये जो ऑर्डर है, दिस शुड बी इशूड आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट को ऑर्डर सॉर्ट ऑफ रिटन रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउसेस की चाहिए होगी। स्पेशल मेजोरिटी हमने पहले ही डिस्कस किया, 2/3 ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोट इन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पूछ सकते हैं आपको, मैंने बार बार बताया। और ग्राउंड्स क्या हैं? प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, बहुत ब्रॉड ग्राउंड्स हैं, आई गेट इट। और यही एक वजह है कि रिमूवल का प्रोसेस इतना स्ट्रिंजेंट बनाया गया, ठीक है। अब प्रोसेस पे नजर मारते हैं। और प्रोसेस ऑफ रिमूवल जो है दैट इज गिवन अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है। और रिमूवल मोशन जो है, अब देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है। पहली बात तो जो मोशन फॉर रिमूवल है वो 100 मेंबर्स इन लोकसभा और 50 मेंबर्स इन राज्यसभा के द्वारा साइन किए जाना चाहिए, ठीक है। एंड दे विल गिव इट टू स्पीकर और चेयरमैन। अब स्पीकर और चेयरमैन के पास अपनी मर्जी है, उनकी डिस्क्रिप्शन है। इफ दे फाइंड मेरिट तो वो एडमिट कर सकते हैं इस मोशन को, या फिर रहने दे, रिफ्यूज कर सकते हैं उसको एडमिट करने से। अगर एडमिट किया गया तो एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी जो उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। और ये किसकी बनी होगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, चीफ जस्टिस किसी एक हाई कोर्ट के, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो एक लॉ एक्सपर्ट है, ठीक है। ये चीज याद रखिए कि कमेटी फॉर, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमेशा, यू नो, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और स्टेट पीसीएस की तो वैसी आदत है कि दे कीप यू हिटिंग ऑन द फैक्ट्स। दीज आर फैक्ट्स, इनको आपको पता होना चाहिए। और अगर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, देन हाउस विल टेक अप दैट मोशन, और उस पर वोटिंग होगी। अगर स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस ने वोट कर दिया, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी तो जज वुड बी इम्पीच्ड। सो ये प्रोसीजर है। ये भी काफी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर बनाया हुआ है, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी काफी ऊपर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। और नो इम्पोर्टेंटली, कोई भी जज अभी तक इम्पीच नहीं हुआ है। प्रोसीडिंग्स काफी अगेन स्टार्ट की गई है, बट अभी तक कोई इम्पीच नहीं हुआ है। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब कुछ एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है, एक्टिव एडहॉक जज, रिटायर्ड जज, ये 2-3 टर्म्स है, थोड़ा सा देख लीजिए। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस को। कब किया जाता है? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेकेंट हो, तो सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज को टेम्परेली एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाता है। और बस, और जो भी उनको बेनिफिट्स हैं, दे वुड, जो एक्ट कर रहा है, ही वुड गेट सेम बेनिफिट्स एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड। एडहॉक जजेस, एडहॉक का मतलब है जो टेम्पररी बेसिस पर बनाया जाता है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट एज एडहॉक जज इन केस देयर इज लैक ऑफ कोरम। ये मिनिमम नंबर ऑफ जजेस चाहिए होते हैं टू स्टार्ट अ सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और
अपॉइंट करते हो उनको कंसल्ट करना है जो कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, जहां से वो जज आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वहां पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वहां पे quorum कम वहां पे भी नहीं होना चाहिए, उनका वर्कलोड नहीं होना चाहिए। Retired judge again, so Chief Justice of India can request retired judge of Supreme Court or High Court to act as retired judge. कोई quorum कम है, वर्कलोड ज्यादा है, उस सिनेरियो में with prior consent of president also person to be appointed. ठीक है, बड़ी बेसिक सी टर्म है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस, जो हेड सुप्रीम कोर्ट का, वो कहाँ पे है? दैट इज इन दिल्ली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑथराइज करता है टू अपॉइंट अदर प्लेसेस टू। इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट चाहिए होती है, यानी कि ओके। सो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या फिर जो रेफरेंसेस प्रेसिडेंट मेक करते हैं टू सुप्रीम कोर्ट, दे आर डिसाइडेड बाय अ जज ऑफ बाय बेंच ऑफ मोर देन 5 जजेस। और ये मोर देन 5 जजेस का जो बेंच होता है, इट्स कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये याद रखिएगा। और 2 से 4 जजेस जहां पे हो, दैट इज कॉल्ड अ डिवीजन बेंच। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इतना इंपॉर्टेंट टास्क कर रहा है टू ensure that rule of law is maintained in the country and fundamental rights of citizens are secured, और कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी वैल्यूज हैं, लॉज हैं, दे आर फॉलोड। तो उसके लिए इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज पैरामाउंट। ठीक है, और इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए कुछ चीजें हैं जो अब हम देखते हैं। फर्स्टली, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट थ्रू कॉलेजियम सिस्टम, जहां पे इंटरफेरेंस बाकी ब्रांचेस की नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि उनको एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए वहां पे रखा जाएगा। प्रेसिडेंट की प्लेजर के ऊपर काम नहीं कर रहा है, अगर उनको रिमूव करना है तो ही हैज टू बी रिमूव थ्रू जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी है टेन्योर की। फिक्स सर्विस कंडीशन यानी कि उनकी पे, उनकी रेम्यूनरेशन, वो सब चीजें दे कांट बी चेंज टू हिज डिसएडवांटेज एक्सेप्ट इफ देयर इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एब्सोल्यूट नहीं है कि फाइनेंशियल सर्विस फिक्स सर्विस कंडीशन रही है हमेशा। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी दे कैन बी चेंज्ड। एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगी, चार्ज्ड फ्रॉम और चार्ज्ड ऑन। जब भी चार्ज्ड ऑन आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या हम आगे भी पढ़ेंगे, उस टाइम पे जो भी फंड्स होंगे, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो चार्ज होगा एक्सपेंस, और इट कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे, तब अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। एंड देयर कंडक्ट कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि उनको सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी मिल जाती है फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर, इन द सेंस कि कोई उनका कंडक्ट डिस्कस कर रहा है, डिफेमेशन के केसेस हो सकते हैं। ओके, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 के अंडर देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ओके, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2020 में आई थिंक। ओके, contempt powers, they can punish anyone for contempt of court, that is reducing the prestige of court या going against court's judgment. Freedom to appoint staff, अपना staff ये खुद अपॉइंट करते हैं, अगर किसी और के ऊपर डिपेंड करेंगे तो उनकी जो इंडिपेंडेंस है दैट मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, अब देखते हैं जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहली बात तो दोनों ही बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, एज वी हैव सीन। अगर सपोज फंडामेंटल राइट आपके हर्ट हो रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट। अगर सेंटर स्टेट रिलेशंस में कोई दिक्कत है, यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट। देयर इज अपील आल्सो, अगर कुछ केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट फील्स कि इट इज द केस हैज मेरिट, यू एंड यू अपील, सुप्रीम कोर्ट विल एक्सेप्ट योर अपील। ठीक है, सो ये सब हम देखते हैं अभी। और जहां पे सुप्रीम कोर्ट कैन डायरेक्टली इंटरफेयर एंड पार्टीज कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है दैट पार्टीज इन्वॉल्व वो डायरेक्टली मूव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या कहा गया, एक तो फंडामेंटल राइट्स यानी रिट्स, दूसरा ये फेडरल जो प्रोविजंस है, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट होगा बिटवीन सेंटर स्टेट और सेंटर एंड ग्रुप ऑफ स्टेट, सेंटर ग्रुप ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट द स्टेट, और स्टेट यानी कि यूनिट्स ऑफ फेडरेशन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि एक्सक्लूसिव, कोई और कोर्ट कंट्री का उन केसेस को नहीं हेयर कर सकता। हाई कोर्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की लिमिट है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की नहीं है वो। ओके, और फर्स्ट इंस्टेंस में हियरिंग हो सकती है, यानी कि सीधे वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये कुछ चीजों में नहीं होता जो फेडरल प्रोविजंस है,
अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट के रिलेटेड जो ऑलरेडी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था उससे पहले की कोई ट्रीटी है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं आएगी उस केस में. सो सेकंड इज डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू अ ट्रीटी which exclusively says that jurisdiction of Supreme Court is excluded. यहाँ पे ट्रीटी खुद ही बोल रही है कि जुरिसडिक्शन का सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है. देन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, जो मैटर्स फाइनेंस कमीशन को रेफर किए गए हैं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन अपने आप में एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है. सो अगर फाइनेंस कमीशन को मैटर रिकमेंड किया गया है तो वहां की जो रिपोर्ट होगी वही बाइंडिंग होगी. ठीक है. और ऑर्डिनरी डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जहाँ पे फेडरल प्रोविजंस में कुछ दिक्कत नहीं आ रही है. ठीक है. देन रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर, तो ये कुछ प्रोविजंस हैं. रेड जुरिसडिक्शन हमने पहले ही बात की है, और ये ओरिजिनल तो है बट एक्सक्लूसिव नहीं है. हाई कोर्ट के साथ कंकरेंट है, आर्टिकल 32 के अंदर आती है. ये गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में है, और वो स्टेट और स्टेट के बीच में था, या स्टेट और सेंटर के बीच में था, यानी कि गवर्नमेंट के बीच में था. ठीक है. ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है. और तीसरा है अपीलेट जुरिसडिक्शन. अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को रिप्लेस किया एज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, तो यानी कि जो लोअर कोर्ट से जो रूलिंग्स हैं उसके अगेंस्ट अपील आ सकती है हायर कोर्ट के पास. तो इसकी कैटेगरीज, पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. ठीक है. जिन मैटर में कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के रिगार्डिंग इशू है. सो अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट की जजमेंट दी गई है तो अपील सुप्रीम कोर्ट के पास तब जा सकती है इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जब हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिक्वायरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि जो केस है यहाँ पे एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लीगल प्रोविजन है, जिसके लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट कैन सर्टिफाई दैट ओके सुप्रीम कोर्ट शुड लुक इनटू इट. देन इन केस ऑफ सिविल मैटर्स, ठीक है, नॉर्मल सिविल सूट्स हैं, उस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट का डिसीजन अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास इन केस देयर इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस. यानी कि एक इंपॉर्टेंट, सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ के बारे में जो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सो ये सिनेरियो है. और क्रिमिनल केसेस में, सो सिविल केसेस जैसे मैंने पहले आपको बताया जहाँ पे टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, जहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स नहीं है. क्रिमिनल मैटर के केस में 3 सिनेरियो है. अगर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर ऑफ एक्विटल, एक्विटल मतलब कि बेगुनाह छोड़ देना किसी को, दे दिया फॉर अ डेथ सेंटेंस ऑन अपील. सपोज लोअर कोर्ट ने किसी को कन्विक्ट को डेथ सेंटेंस दिया और हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, रिवर्स कर दिया ऑर्डर डेथ सेंटेंस को, तब इट कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. अगर हाई कोर्ट ने एक ऐसा केस अपने पास ले लिया है किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से, और जो एक्यूज है उसको सीधा सीधा डेथ सेंटेंस दे दी. ठीक है. यानी कि लोअर कोर्ट से कोई केस आपके पास आया, हाई कोर्ट के पास आया, हाई कोर्ट ने सीधा डेथ सेंटेंस दे दी, तब भी यू हैव अ राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट. और हाई कोर्ट अगर सर्टिफाई करता है कि ये अपील इट्स वर्दी ऑफ हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो फैक्ट आपको याद रखने वाला है, कि ये जो पहली 2 प्रोविजन है, these are matter of right, यानी कि you have a right to appeal to Supreme Court. While जो थर्ड कंडीशन है यहाँ पे तो ऑब्वियसली सर्टिफाई कर ही रहा है. ठीक है. और एक और सिनेरियो है जब हाई कोर्ट एक कन्विक्ट को एक्यूट कर देता है, यानी जिसको सजा मिली हुई है उसको बरी कर देता है, डेथ पेनल्टी की सजा नहीं है, नॉर्मल सजा है, तब देयर इज नो राइट टू अपील. ठीक है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे से समझ लीजिए इसको और 1-2-3 बार पढ़ लिए, यू विल रिमेंबर इट. सो नेक्स्ट इज अपील बाय स्पेशल लीव. स्पेशल लीव, अपील बाय स्पेशल लीव का मतलब है that Supreme Court has given a special permission to a aggrieved person for an appeal in front of it. ठीक है. और ये पहली बात तो एक डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की. पहले पढ़ लेते हैं कि ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव का मतलब स्पेशल परमिशन टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री ट्राइब्यूनल कोर्ट मार्शल. यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है. पहली बात, इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर. सेकंड, इट्स अगेंस्ट एनी जजमेंट, यानी कि फाइनल जजमेंट भी हो सकती है या फिर कोई प्रोसीडिंग भी चल रही है उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है.
अगेंस्ट इन एनी मैटर, यानी कि क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है, इनकम टैक्स के रिलेटेड भी हो सकता है, यानी कि बहुत वाइड मैटर के अगेंस्ट हो सकता है। और एक्सेप्ट मिलिट्री ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल, ये 4 फैक्ट आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। दे कैन आस्क क्योंकि स्पेशल लीव में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा। एक्सेप्शन क्या है? मिलिट्री रूल, मिलिट्री ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल। अब अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, इस प्रोविजन को पढ़ेंगे, आपको दिखता है कि ये बहुत वाइड स्कोप दे रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट किसी भी मैटर को अपने पास परमिशन दे सकता है टू बी हर्ड, टू बी अपील्ड, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वाइड वाइड पावर, और बहुत ही वाइड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेनरी ज्यूरिसडिक्शन देता है, दैट इज पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल अदर कोर्ट्स, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट को बोल सकते हैं कि भाई आप ये केस अच्छे से नहीं, आपने हियरिंग अच्छे से नहीं की, पास इट ऑन टू मी। यानी कि बहुत ही वाइड, बहुत ही एक्सटेंसिव ज्यूरिसडिक्शन दी है विद रिस्पेक्ट टू सुपरिटेंडेंस ऑफ कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। दिस इज कॉल्ड प्लेनरी ज्यूरिसडिक्शन, ओके। नेक्स्ट इज एडवाइजरी पावर। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो प्रेसिडेंट जो है वो सीक कर सकता है देयर एडवाइस अंडर आर्टिकल 143। दो कैटेगरी ऑफ मैटर्स हैं, किसी भी लॉ के क्वेश्चन में और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस जो सिचुएशन अराइज हुई है। किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के केस में प्रेसिडेंट कैन आस्क सुप्रीम कोर्ट, ओके आई नीड योर एडवाइस। या एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी और एग्रीमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले कोई ट्रीटी थी, एग्रीमेंट था, उसके कारण कोई सर्कमस्टांसेस अराइज हो रहे हैं जो दिक्कत कर रहे हैं, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सो प्रेसिडेंट कैन ऑलवेज आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम प्रेसिडेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब जो सेकंड फर्स्ट केस जो है यहाँ की लॉ और पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो एडवाइस देंगे नहीं देंगे, ठीक है। जबकि सेकंड केस जो है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो एडवाइस टेंडर की जाएगी उस पर एक्ट करना ना करना डिस्क्रिशन है, क्योंकि ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि एक जो एडवाइस दे रहा है वो एक प्रोविजन कंपलसरी है, एक डिस्क्रिशन है सुप्रीम कोर्ट की, बट एडवाइस जो दी जाएगी दैट इज डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट वेदर ही वांट्स टू एक्सेप्ट द एडवाइस और नॉट, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमने अच्छे से डिस्कस किया है अंडर 30 आर्टिकल 13 के अंडर, दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोविजन एक्ट बन रहा है, एक्शन हो रहा है which is against the values of the constitution, against the constitutional laws, that can be declared null and void by Supreme Court, okay. Now let's see the next power. It is as a court of record. As the name suggests, इसके दो वर्जन है। As the name suggests, as a court of record, यानी कि जो इसकी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस होंगी, ऑर्डर्स होंगे, they will be recorded, ठीक है। Judgments, proceedings, acts are recorded and they are treated as legal precedents and legal references, यानी कि कल कोई केस आया जिसमें सिमिलर सिचुएशन होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे रखी है, इन सो दैट जजमेंट कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर अ न्यू जजमेंट, या फिर एज अ लीगल गाइडलाइन यूज होगी, एज अ लीगल प्रेसिडेंट यूज होगा, ठीक है। एंड पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ओके। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली मीन्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट or disobeying the order of the court, that is what it means. सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने ही कंटेम्प्ट के लिए नहीं, हाई कोर्ट के लिए या और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए या ट्राइब्यूनल्स की कंटेम्प्ट के लिए भी डायरेक्शंस पास कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंटेम्प्ट जो है वो दो तरह की है, सिविल और क्रिमिनल, ठीक है। सिविल कंटेम्प्ट जो है वहां पे जो पनिशमेंट होगी दैट इज मोस्टली सिविल, यानी कि फाइन्स होंगे, वार्निंग दी जाएगी। वेल क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए यू विल बी फाइंड प्लस यू कैन बी सेंट टू जेल एज वेल, ठीक है। देखते हैं सिविल कंटेम्प्ट क्या है। सिविल कंटेम्प्ट मींस विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी ऑर्डर, जजमेंट और रिट, यानी कि आप चाहते हुए वॉलंटरीली आप डिसोबे कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर को, ये हो गया सिविल, ठीक है। और कोर्ट कैन से ओके ठीक है आपके ऊपर ये फाइन लगता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मींस पब्लिशिंग और कमिटिंग एन एक्ट व्हिच स्कैंडलाइजेस और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, यानी कि आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं या कोई ऐसा पब्लिश
कुछ ऐसा मटेरियल पब्लिश कर रहे हैं जिसके कारण कोर्ट की अथॉरिटी जो है वो लोअर हो रही है और उसकी रेपुटेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। सेकेंडली, प्रेजुडिसेस और इंटरफेयर्स विद ड्यू प्रोसेस ऑफ जुडिशरी, यानी जुडिशरी का जो काम काज है, जुडिशरी का जो प्रोसेस है उसमें इंटरफेरेंस हो रही है आपके एक्ट के थ्रू या फिर आपके पब्लिशिंग के थ्रू या फिर आपके एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हो रहा है, यानी कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है आप उसी को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे, ठीक है। सो दैट कैन बी सेड टू बी क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब इसमें कुछ चीजें इंक्लूड नहीं की जाती, जैसे कि इनोसेंट पब्लिकेशन, जो इसके पीछे कोई मॉडिफाइड रीजंस नहीं है, जो सिर्फ जो दिख रहा है वही बोल रहा है। अब सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मैटर फेयर एंड एक्यूरेट, अगर आपका जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो फेयर और एक्यूरेट है। रिपोर्टिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जुडिशरी की प्रोसीडिंग्स हैं वो आप कर रहे हैं। या क्रिटिसिज्म विच इज रीजनेबल, अब रीजनेबल क्रिटिसिज्म में रीजनेबल कौन डिसाइड करेगा, दैट वुड अगेन बी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट बहुत ही कॉमन है। पिछले साल प्रशांत भूषण के ऊपर जो कंटेम्प्ट का केस लगा था, दैट गॉट वेरी पॉपुलर। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली इट्स द इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बोला फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और यानी कि इट इंटरप्रेट्स द टर्म्स, द डॉक्ट्रिन्स, द लॉज दैट आर मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। काफी सारे लॉज हैं जहाँ पे एम्बिगिटी है, जहाँ पे काफी सारे इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट गिव्स द फाइनल वर्जन ऑफ दोज इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म का इशू जो है वो बार बार डिबेट में आता रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो केसेस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट वहां पे सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन है उसको इंटरप्रेट करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो बताता है कि अच्छा ये दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। और यहाँ पे काफी सारे डॉक्ट्रिन्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को गाइड करते हैं। वो या तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाए हुए, फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज इन्वेंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, या फिर वो लीगल प्रेसिडेंट्स हैं ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो ये ब्रॉडली इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं। अब इसके बाद कुछ और पावर्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस किए हैं। कुछ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वो सुप्रीम कोर्ट देखता है विद एड फ्रॉम ECI, हमने डिस्कस किया। इंक्वायर्स इनटू कंडक्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी के जो मेंबर्स और चेयरमैन हैं उनके कंडक्ट में भी ये इंक्वायर कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट रेफर करे केस। पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर, अपने पुराने जजमेंट जो हैं सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करके नए जजमेंट्स देता है। फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस जो है वो उसने गोलकनाथ जजमेंट को किया, रिव्यू किया, ठीक है। ऐसे हमारे सर राइट टू प्राइवेसी की जजमेंट थी, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट्स को रिव्यू किया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इज अ सेल्फ करेक्टिंग इंस्टीट्यूशन विद टाइम्स एज अवेयरनेस अबाउट लॉ इज चेंजिंग। जैसे जैसे लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे सोसाइटी की लिमिट्स चेंज हो रही हैं, वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को भी रिव्यू करता है। और इसका जो लॉ है इट्स बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, हमने पहले डिस्कस किया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन यूनियन लिस्ट कैन बी एनलार्ज्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। यानी कि जो यूनियन लिस्ट के इश्यूज जो हैं उसके उसके रिस्पेक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है, जुरिस्डिक्शन है, वो बढ़ा सकता है पार्लियामेंट। बट जब कोई और मैटर होगा, फॉर एग्जांपल कंकरेंट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में कोई मैटर होगा, तब वो जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने के लिए यू नीड एन एग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म का नेचर चेंज हो सकता है, पावर चेंज हो सकती है। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने जुडिशरी के में सुप्रीम कोर्ट के तक पढ़ लिया है। विल बी कवरिंग हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स एटसेट्रा, lower courts in the next lecture. So if you have any doubts, do comment and please like and share the channel. Thank you.